हेलो एंड वेलकम बैक टू अपस्विंग फिजिक्स। ये एक बहुत ही बढ़िया सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 ये पाथफाइंडर के अंदर गिवन है और इसका एक बड़ा वाई क्वेश्चन नंबर 9 की फॉर्मेट में प्रेजेंट है। दोनों ही बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं और लैंग्वेज में देख के आप मान के चलिए 99% बच्चे क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, फिर एक बार और पढ़ने का मन करेगा, फिर पढ़ेंगे, फिर लगेगा पता नहीं कैसे करना है, छोड़ देंगे। क्योंकि ये लैंग्वेज कुछ ऐसी समझ नहीं आएगा, भाई देखी हुई नहीं लग रही ना, आप इससे थोड़ा फैमिलियर नहीं रहोगे। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं वन बाय वन देखते हैं। वैसे ऐसी बिल्कुल आइडेंटिकल प्रॉब्लम एक पहले मैंने अपलोड कर रखी जो फिडजी के AITS में आई हुई थी। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी मन करे देख लीजिएगा। अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है वो चेक करते हुए इन्होंने कहा कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल है जिनका मास स्मॉल m है और उनके बीच की सेपरेशन R0 है। बहुत ही बढ़िया, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, यानी इनके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इनमें से एक पार्टिकल को आपने वेलोसिटी दी है V0 परपेंडिकुलर टू R0। ठीक है, और दूसरे पार्टिकल को आपने साइमल्टेनियसली रिलीज़ किया है, उसको बोला जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। अब आपको बताना है रेंज ऑफ V0 कि भाई V0 की वैल्यू के बारे में कमेंट करो। क्या हो जाए जैसे बाउंड इन ऑर्बिटल मोशन, कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को कभी भी अलविदा ना बोले। ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए एक दूसरे से सेपरेट हो गए, वापस पास ही नहीं आए, एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप ना कर पाए। ठीक है, फिर तो सर कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि एस्केप वेलोसिटी पूछी है। वैसे देखा जाए तो पूछा वही है, बट हम जिस एस्केप वेलोसिटी के लिए फैमिलियर है ना कि एक ऑब्जेक्ट हैवी सा होता है जो फिक्स होता है और दूसरे की एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं, तो एक का मोशन फिक्स हो जाता है और यहाँ पे वो नज़ारा है नहीं। तो क्या है, यहाँ पे ऐसे है कि ये एक पार्टिकल है m मास का और यहाँ से R0 डिस्टेंस पे एक बिल्कुल आइडेंटिकल पार्टिकल है m और इसको वेलोसिटी दे दिए V0। ठीक है, परपेंडिकुलर टू R, ये वेलोसिटी V0। अब बोला जा रहा है भाई V0 की वैल्यू क्या हो कि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनके बीच की सेपरेशन इन्फिनिट ना हो जाए, यही पता करना है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इन्फिनिट करवा देते हैं भाई। अपन ये मान लेते हैं कि बस जस्ट इन्फिनिट हो, उसकी क्या कंडीशन, यानी कि इनके बीच की जो सेपरेशन है R की वैल्यू को इन्फिनिट करवा देते हैं और उस टाइम पे वेलोसिटी को 0 करवा देते हैं, यानी जस्ट इन्फिनिट पहुँचे। ठीक है, किसकी वेलोसिटी 0, तो दोनों की 0 भाई, दोनों एकदम चिल हो गए, रिलैक्स हो गए। अब दूसरा है कि सर इसको देखेंगे कहाँ से, इनका मोशन एग्जैक्टली कैसा होगा, क्या ये सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, क्या जा रहे हैं। देखो वो तो अपने को नहीं मालूम। ग्राउंड पे बैठेंगे तो एकदम हालत टाइट हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या स्टार्ट करें। हमारी उस टाइप से हमने कोई प्रॉब्लम की ही नहीं है। तो बेटर तरीका क्या है, आप किसी एक पार्टिकल पे बैठ जाओ, जैसे यहाँ बैठ जाओ। यहाँ बैठने का फ़ायदा क्या है, जैसे आप यहाँ बैठोगे ना, अब आप कहोगे रुकिए, ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे है और इसको जो वेलोसिटी दी है तो ये वेलोसिटी एस्केप हो जाए, उसकी क्या तरीका है। ठीक है, अब जैसे ही आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड के अलावा कुछ और मानते हो तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये इंसान भरोसे लायक है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम है। तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का ही एक्सेलरेशन है, तो इनर्शियल तो बिल्कुल नहीं है। इनर्शियल नहीं है तो आगे कुछ भी बात करें उससे पहले सूडो फोर्स का क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है, तो बिल्कुल ले सकते हो सूडो फोर्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सूडो फोर्स लेंगे तो फिर उसका वर्क डन भी लिखेंगे, दी एनर्जी कंजर्वेशन पे जाएंगे तो जाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा अजीबोगरीब। उन सबसे बचने का एक बहुत ही प्यारा तरीका होता है कि भाई एक काम करो, सूडो फोर्स को माफ करो, आप इसके मास को ना थोड़ा कम कर दो, इसके मास को रिड्यूस कर दो, जिसे आप बोलते हो रिड्यूस मास। यदि आप कैलकुलेशन में जब एनर्जी वगैरह लिखो तो m की जगह क्या लिख देना, म्यू, और म्यू कितना होता है m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा m/2। तो अब आप सूडो फोर्स का इफेक्ट इंक्लूड हो जाएगा, बरोबर है। फिर अब इस इंसान को क्या दिखेगा, इसे लगेगा देखो अपन तो रेस्ट पे है, ये घूमता घूमता इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और ये इन्फिनिट पहुंच गया।
तो बस एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ग्रेविटेशन में करते हैं क्या अपन, एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और कभी कभार मन करता तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन एक इक्वेशन से मामला सेटल हो जाना चाहिए। चेक करते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ म्यू, और रिलेटिव वाली वेलोसिटी कितनी, इसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है, वी नॉट ही दिख रही है, क्योंकि इसको तो आपने बस रिलीज़ किया था, तो वी नॉट का स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अब एकदम। पोटेंशियल एनर्जी होगी G m1m2 डिवाइड बाई आर। सर आपने m को तो रिप्लेस कर दिया म्यू से, फिर यहाँ म्यू क्यों नहीं लिखा, तो बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी में रिड्यूस मास नहीं लिखते। तो ये लिखते हैं कहाँ रिड्यूस मास, ये बेसिकली वर्क डन को बैलेंस कर रहे हैं। तो वर्क डन का इफेक्ट किस में दिखता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट में आएगा और कहीं नहीं आएगा। ठीक है भाई, एनर्जी की जब आप इक्वेशन लिखोगे तो मास की जगह रिड्यूस मास कहाँ आएगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, और फाइनली पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट पहुँच गया तो 0। तो बस यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर कितना आ रहा है, तो वी नॉट का स्क्वायर आ रहा है 2Gm² डिवाइड बाई आर नॉट, और म्यू की जगह क्या लिखेंगे, m/2। तो यहाँ से वी नॉट कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2Gm डिवाइड बाई आर नॉट, इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये तो आगे वी नॉट की वैल्यू। और जो ये वी नॉट कब है, जब आपको कहाँ पहुँचाना है, इन्फाइनाइट पे जस्ट पहुँचाना है। लेकिन अपने को क्या करना है, बाउंडेड सिस्टम है तो इन्फाइनाइट पे नहीं पहुँचाना है। तो आंसर क्या आएगा, वी नॉट की वैल्यू लेस देन दिस नंबर 2√Gm डिवाइड बाई आर नॉट। इससे कम यदि वेलोसिटी रही तो पक्का ही वो घूम के आएगा। ठीक है, हमेशा ये बाउंडेड सिस्टम बना रहेगा। तो ये तो एक बढ़िया सा तरीका मैंने बता दिया। अब दूसरी आता है, ठीक है आपको ऐसा लग रहा है आप तो रट के आते हो, कुछ भी बोल के चले जाते हो, हमको कैसे पता चलेगा कि हमें यही करना था। कोई बात नहीं भाई, आपको नहीं पता चलेगा तो उसका जुगाड़ बता देते हैं। पहली चीज़, आप ग्राउंड पे बैठोगे तो चीज़ें आपको अजीब से समझ ही नहीं आएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली मोशन कैसा हुआ। तो ग्राउंड वाला फ्रेम आपको नहीं सोचना है। सर ग्राउंड नहीं सोचना तो फिर क्या बचता है, फिर एक तो ये तरीका है, ये कई बार आप लिखते बंद हो जाओगे सूडो फोर्स की वजह से। तो वो रिड्यूस मास वाला मैंने अच्छे समझा रखा है, कब रिड्यूस मास यूज़ करना है कब नहीं करना है, तो वाला फिर भी ये नहीं समझाया। तो दूसरा कई बार दिमाग में ख्याल आते हैं, सर सेंटर ऑफ मास, वो भी तो काफ़ी प्यारा सा नाम है, कम से कम सुन के तो अच्छा लगता ही है ना सेंटर ऑफ मास। तो उधर से देखेंगे तो क्या रहेगा, तो वो बात करते हैं। तो अपन इस पूरी स्टोरी में सोचो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे देखोगे तो क्या लगेगा। सबसे पहले आप कहोगे यहाँ एक पार्टिकल m है, दूसरा m है, और आइडेंटिकल होने की वजह से सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा। अब सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे ना तो सेंटर ऑफ मास की खुद की एक वेलोसिटी होगी, m1 m2 डिवाइड बाई m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v0/2। और यदि आप यहीं बैठ रहे हो, यही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आपको क्या लगेगा, तो आपको लगेगा कि ये वाला इंसान जो एक्चुअल में तो v0 से जा रहा है, वो आपको v0/2 से जाता हुआ नजर आएगा। और ये वाला पार्टिकल जो एक्चुअल में तो रेस्ट पे है, बट इस ऑब्जर्वर को लगेगा v0/2 से अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, इस तरीके से। यानी ऐसा लगेगा कि देखो अपन तो हम बरमासमी, ये बीच में सेंटर ऑफ मास बैठे हैं, एकदम निर्दोष इंसान, और ये दोनों अपने अराउंड घूम रहे हैं ऐसे। ये नज़ारा आपको नज़र आएगा यहाँ बैठोगे तो। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग का नज़र आएगा t=0 पे। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम यदि वो सच में जस्ट क्या बोलते हो इन्फाइनाइट पर पहुँचे हैं तो क्या होगा, तो भाई बाद में आपको ये घूमते हुए नज़र आने बंद हो जाएंगे। यानी कि इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, दैट विल बिकम टेंस टू 0, और इनकी जो सेपरेशन है ना, इट विल बिकम टेंस टू इन्फाइनाइट। तब आप बोलोगे हाँ दोनों एस्केप वेलोसिटी हो गई। सर यहाँ बैठेंगे तो सबसे पहले ये बताओ क्या ये इंसान भरोसे लायक है, तो आंसर है यस। कैसे,
भाई जो भी है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी है एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, सब कुछ इंटरनल मैटर है। जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं है तो वो इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स के बारे में अपने को रत्ती भर भी नहीं सोचना। जब सूडो फोर्स है ही नहीं तो मामला सेटल है, एक एनर्जी दिखा देते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, एनर्जी थोड़ा लिखने में गड़बड़ करना, वो ना कर देना बस, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, मामला मेरे हिसाब से सेटल हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ जो कई बार बोली बट फिर भी किसी का ध्यान नहीं रहा हो, तो वो है कि आप कभी भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठोगे ना तो हमेशा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो नज़र आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के पास होता है। आप देख लो इसका मोमेंटम और इसका ऐड करते जीरो आ रहा है, और ये हमेशा आना चाहिए। नहीं आ रहा मतलब कुछ ना कुछ अपन गड़बड़ कर रहे हैं। चलो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखते हैं यहाँ से कैसा आ रहा है। तो इस इंसान को तो वेलोसिटी इतनी दिख रही है, तो एनर्जी मैं लिख सकता हूँ भाई, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सिंपल होता है ना, हाफ mv², और वेलोसिटी कितनी दिख रही है v0/2 को, तो इसका स्क्वायर, और ऐसे दो पार्टिकल है तो ×2। और पोटेंशियल कितनी दिखेगी, तो सेंटर ऑफ मास को लग रहा है दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी r0, तो पोटेंशियल आ जाएगी -G(m1m2)/r0। और फाइनली ये दोनों घूमने बंद हो गए, रोटेट करने बंद हो गए, तो इन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इनकी लीनियर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो प्लस फाइनल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो भी जीरो हो जाएगी, सेपरेट हो गए ना। वैसे जिनको याद है उनके लिए बता दूं, इस टर्म की जगह आप एक और चीज़ लिख सकते थे। दो पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, वो होती है 1/2 म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर। तो ये म्यू की जगह कितना आ जाएगा m/2 यू रिलेटिव, यानी एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो कितनी v0। तो उससे भी एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। बट फिर भी ये कई बार ये एक्सप्रेशन देख के ना लोगों को लगता है कि अपने रिड्यूस मास यूज़ कर लिया। नहीं भाई, ये एक फॉर्मूला है, यहाँ रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वाला। अब इसे आप सॉल्व करोगे एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर तो अपने को समझ आ गया कैसे निकालने, दो तरीके आ गए। फिर इसमें और क्या चीज़ है जो तंग कर सकता है, वो बस एक बकवास सा दिमाग में आइडिया आ सकता है। वो क्या है, सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन हर बार एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं L। तो अभी स्टार्टिंग के अंदर एंगुलर मोमेंटम कितना है, जैसे यदि आप ग्राउंड इसी फ्रेम की बात कर लो तो वो आ जाएगा mv0r0। और इस फ्रेम के अंदर आपका जो सूडो फोर्स है वो भी इसी से पास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और जो फोर्स है वो भी यहाँ से पास हो रहा है, तो टॉर्क तो ज़ीरो है। हाँ, टॉर्क ज़ीरो है, तो ये एंगुलर मोमेंटम जब वो इन्फिनिट पहुँचेगा तब भी तो बैलेंस होना चाहिए। तो हमें लगता है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर कुछ एंगुलर मोमेंटम है तो फाइनली कुछ होना चाहिए, और फाइनली कुछ होने के लिए कुछ वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ अपन गड़बड़ कर देते हैं। वैसे तो इसकी ज़रूरत है नहीं, बट ख्याल आ जाए उस ख्याल को हटाएंगे कैसे। तो भाई यहाँ पे अपन जब बात करें r टेंस टू इन्फिनिट और v टेंस टू ज़ीरो, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसको भाई अपन ज़ीरो नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो। एक नंबर बहुत बड़ा, एक नंबर बहुत छोटा, इस वजह से कि वो एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है। थोड़ा समझो इस बात को, ठीक है। तो वाला नंबर नज़र है, तो उस डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो चीज़ें आसान है। यदि ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना उसमें एक बार अटेम्प्ट लगा के अपन देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन। ये 9th वाला जो क्वेश्चन है ना ये हल्का सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो देखो। इस बार इन्होंने ना 2 की बजाय 3 पार्टिकल लिए और इनमें से 2 आइडेंटिकल पार्टिकल को मिला के एक रिजिड बॉडी बना दी, ए और बी पार्टिकल, ठीक है। और इनके बीच की सेपरेशन r0, और जो तीसरा आइडेंटिकल पार्टिकल है उसको इस तरीके से रखा कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए, बराबर है। और फिर ये जो थर्ड वाला पार्टिकल है इसको एक वेलोसिटी दिए v0 टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। और बाकी 2 जो पार्टिकल है उनको ऐसे ही रिलीज़ कर दिया। फिर से वही चीज़ पूछिए रेंज ऑफ v0, ताकि ये बाउंड
अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अपने को इन्फाइनाइट पे जाने से रोकना है एक तरीके से, इन्फाइनाइट से पहले पहले वापस आके आ जाए। फिर से वही अपन स्टोरी दोबारा स्टार्ट कर दे। सबसे पहले ये t को 0 पे नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को, ये हालात है। अब देखने का तरीका फिर से वही है, एक काम तो मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यहाँ एक अपने आप को ऑब्जर्वर बना लेता हूँ। यहाँ बैठूंगा तो क्या लगेगा कि इसकी एक वेलोसिटी है इधर की तरफ v0, इसकी एक इधर की तरफ वेलोसिटी है v0, और यदि इन दोनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानता हूँ तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। तो एक तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है इस ऑब्जर्वर के लिए यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r0 मल्टीप्लाई cos 30, दैट इज़ √3/2। इतने डिस्टेंस पे एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 2m है और इसकी वेलोसिटी v0 है, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल घूम के आपके पास वापस आना चाहिए, मतलब इन्फाइनाइट पे जाए, उस मोमेंट पे क्या होगा पहले वो देखते हैं। तो फिर से पुराने वाली स्टोरी की तरह काइनेटिक एनर्जी कितने लिखोगे, तो आप लिखोगे हाफ म्यू, ये आपका ऑब्जर्वर है ना, तो सूडो फोर्स के इफेक्ट को काउंट करने के लिए रिड्यूस मास, तो कितना जाएगा m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो यह जाएगा 2m/3। और जो वेलोसिटी नज़र आ रही वो है v0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब लिखोगे ना तो आप सेंटर ऑफ मास से बात नहीं करोगे, आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी में कैसे कर दिया आपको, तो काइनेटिक भी आपने गलत लिखी, काइनेटिक में लिखना चाहिए ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 का स्क्वायर, दूसरे की भी हाफ m v0 का स्क्वायर, आपने ऐसा क्यों लिखा है। देखिए इसका इस मोमेंट पे जो मोशन हो रहा है ना, अभी देखिए वो कैसा हो रहा है, तो वो हो रहा है ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा ट्रांसलेटरी में क्या होता है, सारे पार्टिकल के मोशन पैरामीटर इक्वल होते हैं, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इन दोनों ए और बी दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो जो पूरा ए और बी रिजिड बॉडी है ना, इसका एक ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, Gm1 m2 डिवाइड बाई r0, ये ए और सी की इंटरेक्शन एनर्जी होगी। सिमिलरली आपके पास बी और सी की भी इंटरेक्शन इतनी, आप कहोगे सर ए बी की भी इंटरेक्शन बता दो, ए बी की इंटरेक्शन आप लिख सकते हो, कोई बुरा ही नहीं, लेकिन ए बी की इंटरेक्शन एनर्जी कभी चेंज भी तो नहीं होगी, इनके बीच की सेपरेशन फिक्स है ना। तो फाइनली जब वो इन्फाइनाइट पे पहुंचेगा तो ये जो नज़ारा देखेगा ना, तब भी इनके बीच की पोटेंशियल उतनी है, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से ये आपके पास टोटल एनर्जी है, और फाइनली टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक भी 0, पोटेंशियल भी 0। इनकी इंटरेक्शन को मैंने इग्नोर कर दिया, दोनों साइड में लिख के कैंसिल करो या इग्नोर कर दो, एक ही बात है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, यहाँ से कितना आ रहा है, ये m v0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2gm स्क्वायर डिवाइड बाई r0, ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और v0 कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 6gm डिवाइड बाई r0, इस पूरे का स्क्वायर रूट, बराबर है। अभी देखिए किसी को लग रहा है नहीं सर मज़े नहीं आए, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, और इतना मतलब ठीक तो लग रहा है बट पता नहीं ऐसा लग रहा है हमको क्लिक नहीं करेगा। तो फिर से भाई इतना सब कुछ मत करो, आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। तो अभी मैंने ये रिड्यूस मास वगैरह ले क्यों रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सूडो फोर्स को इग्नोर करने के लिए ना, तो आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। अब दोबारा से वही काइनेटिक एनर्जी लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, ये वाली इंटरेक्शन मत लिखना क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। 0 की इक्वल पुट कर दो भाई, हो जाएगा मामला सेटल, फिर से सेम ही आंसर आएगा। हाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी m v0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3m, यानी कि v0/3। तो सेंटर ऑफ मास बैठोगे तो इसकी वेलोसिटी दिखेगी 2v0/3, और इन दोनों की दिखेगी v0/3 इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला।